मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपने सवालात फेसबुक पर कर सकते हैं, और हम उन सवालात को इन दोनों एक्सपर्ट्स की टॉक के बाद एक एक करके लेंगे। मुझे डाउट है कि शायद हम लोग अभी लेट लाइव हुए हैं, तो मैं दोबारा आप लोगों को वेलकम करता हूं टीमा वेबिनार सीरीज के इस चौथे प्रोग्राम में। आज हम उन दवाइयों के बारे में बात करेंगे जो कोविड-19 के सिलसिले में यूज हुई हैं, जिनका प्रूफ मौजूद है और जो हम एनेक्डोटली देते रहे। पहली स्पीकर हैं डॉक्टर समरीन सरफराज, इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट, इंडस हॉस्पिटल कराची। डॉक्टर समरीन। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा प्रेजेंटेशन कैसे शेयर दोबारा से करनी है? नजर आ रहा है? आप इसको स्लाइड शेयर को क्लिक कर दें, मेरा ख्याल है। दोबारा से करनी है? नहीं, इसको आप ऊपर ले चले जाएं, ऊपर पहले स्लाइड से ले लें। ये ऑलरेडी शेयर हो रहा है। हाँ नहीं, लेकिन ये मैं इसको कर नहीं पा रही हूँ। ये है, इसको फर्स्ट स्लाइड से मैं कर नहीं पा रही हूँ। सेकंड स्लाइड से आप कर पाएंगे? नहीं, ये हिल नहीं रही कुछ भी, इसमें कोई एक्टिविटी नहीं है। फर्स्ट स्लाइड पे चली जाएं, आप क्लिक करें। हो नहीं रहा ना, एक सेकेंड, लेट मी शेयर इट अगेन। ओके, वेट। Now I think it's is it visible to you? Yes, it is. Okay. So आज मेरी टॉक है अबाउट बेसिकली टू इन्वेस्टिगेशन ड्रग्स, रेमडेसिविर, टोसिलिजुमैब। इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे और स्टेरॉइड्स को थोड़ा टच कर लेंगे। अगर हम जो है इस डायग्राम पे गौर करें तो ये चीज़ बहुत क्लियर है कि वायरल रेप्लिकेशन जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ इलनेस में और सेकंड वीक ऑफ इलनेस में होती है। मैक्सिमम फर्स्ट वीक ऑफ इलनेस में होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता टेलर डाउन हो रही होती है। और फ्रॉम द सेकंड वीक ऑफ इलनेस होस्ट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो है वो टेकअप करता है, और फिर कितना सिवियर नमोनिया होता है ये डिपेंड करता है कि आपका होस्ट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स किस तरह काम कर रहा है। कुछ लोगों में पैराडॉक्सिकली बहुत ही रोबस्ट होस्ट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है जिसमें साइटोकाइन बर्स्ट होता है, जिसको हम साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं। तो जितना स्ट्रॉन्ग होस्ट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है उतना ही आपका सिवियर नमोनिया या ARDS होता है। तो एक चीज़ जो बहुत याद करने के लिए ईजी है वो ये है कि क्योंकि रेमडेसिविर इज एन एंटीवायरल, तो इसको अगर आपको देना है इफेक्टिवनेस के हिसाब से तो इसको वायरल रेप्लिकेशन फेज में देना चाहिए, यानी फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ इलनेस के अंदर देना चाहिए। अगर आप उसके बाद देंगे तो इट्स डाउटफुल कि वो काम करेगी, क्योंकि वायरल रेप्लिकेशन मैक्सिमम इसी फेज में हो रही होती है। और दूसरा ये कि टोसिलिजुमैब अगर देना है तो उस वक्त ही देना होगा जब आपके पास मार्कर्स शो कर रहे हो कि पेशेंट साइटोकाइन रिलीज स्टॉर्म में है। तो ये जनरली आपका आफ्टर द फर्स्ट वीक ऑफ इलनेस ही होता है। अच्छा, अब नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट रेमडेसिविर। रेमडेसिविर के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इट्स अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल मेडिकेशन विद पोटेंट इन विट्रो एक्टिविटी अगेंस्ट रेंज ऑफ RNA वायरसेस, MERS-CoV, SARS-CoV-1 और 2, इन सब के खिलाफ इसके अंदर है। SARS-CoV के ज़माने में बनना शुरू हुई थी ये, और FDA ने इस वक्त इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन कर दी है रेमडेसिविर की, और IDSA पैनल ने भी ये सजेस्ट किया है, अभी रिसेंट एविडेंस है 22 जून का, कि सिवियर कोविड के अंदर रेमडेसिविर शुड बी गिवन rather than not giving any other antiviral treatment। यानी ये कि कंडीशनल रिकमेंडेशन आ गई है, अभी तक इसके अलावा किसी दवाई की ऐसी रिकमेंडेशन नहीं आई है। बाकी सब के लिए IDSA कह रहा है कि आप इसको ट्रायल बेसिस पे करें, लेकिन रेमडेसिविर के लिए कह रहा है कि आप सिवियर कोविड के अंदर दे दें। इसकी डोज सबको पता है 200 मिलीग्राम IVOD होती है ऑन डे 1, और उसके बाद 100 मिलीग्राम आगे है, लेकिन कितना देना है, ड्यूरेशन असली में अननोन है। लेकिन ये रिकमेंड किया जा रहा है कि अगर कोई इंसान मैकेनिकली वेंटिलेटेड नहीं है तो 5 डेज तक दें, इससे साइड इफेक्ट्स भी कम होते हैं, और मैक्सिमम 10 डेज तक देनी होती है।
ये है एक ATP adenosine nucleoside triphosphate analog है which causes premature termination of RNA transcription, जिसकी वजह से RNA वायरल नहीं बनती और वायरल ट्रांसक्रिप्शन रुक जाती है। इसके खिलाफ जो एविडेंस आया है वो एनिमल स्टडीज़ हैं, जिसमें रीसस मकाकीज के ऊपर जब इसको देखा गया तो देखा कि उनके अंदर SARS-CoV का लोड भी कम हुआ, पैथोलॉजिक लंग चेंजेस भी कम हुए, डिजीज प्रोग्रेशन में भी कमी आई। और एक केस सीरीज छोटी सी छपी शुरू में जिसके 53 पेशेंट्स की कोविड-19 के, जिसमें रेमडेसिविर उनको दी गई थी कंपैशनेट यूज प्रोटोकॉल की बुनियाद पे, और उनको 68% क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट आई थी ऑन डे 18। थर्ड मोर्टेलिटी भी लो थी 13% और टॉक्सिसिटी प्रोफाइल एक्सेप्टेबल था। लेकिन इसके अंदर लिमिटेशन ये थी इस स्टडी के अंदर कि कोई कंपैरिजन ग्रुप नहीं था। फिर अब हमारे पास अभी जो एविडेंस है वो 2 लार्ज डबल ब्लाइंड रैंडमाइज्ड प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल से है। एक चाइना में हुई है और लैंसेट में छपी है 2020 में, और एक US स्टडी है जो न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में छपी है। जो चाइनीज स्टडी है इसके अंदर 158 पेशेंट्स को रेमडेसिविर दी गई और 78 प्लेसिबो थे 2:1 रेशो में, जबकि US स्टडी के अंदर बहुत सारे और पेशेंट्स को दी गई, 538 पेशेंट्स को, और 521 प्लेसिबो। तो यानी कि एक लिहाज से आपका सैम्पल साइज अच्छा खासा रोबस्ट है। और उन्होंने 10 दिन के लिए दी, और जो है टाइम टू रैंडमाइजेशन सही था, यानी विदिन 10 डेज ऑफ सिम्टम ऑनसेट, यानी जिसके अंदर वायरल एक्टिविटी आपकी अच्छी खासी होती है, उस वक्त ही दिया गया था। चाइनीज स्टडी में सिवियर और क्रिटिकल पेशेंट्स में ही दी गई थी, जबकि US स्टडी में इसको थोड़ा सा ब्रॉड करके मॉडरेट पेशेंट्स में भी इंक्लूड किया गया था। प्राइमरी आउटकम टाइम टू रिकवरी एंड डिस्चार्जेस अलाइव था। तो चाइनीज स्टडी ने तो साबित किया कि इसमें कोई उनको बेनिफिट नहीं मिला इन रिकवरी, क्लियरेंस ऑफ वायरस और मोर्टेलिटी। लेकिन US स्टडी ने थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस दिखाया था इन शॉर्टर टाइम ऑफ रिकवरी, लेकिन मोर्टेलिटी बेनिफिट इसने भी नहीं दिखाया था। तो एज सच आपका जो एविडेंस है ऑन मोर्टेलिटी अभी तक नहीं आया है फॉर रेमडेसिविर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो बिकॉज वी कांट जस्ट कंसिडर इट अ मैजिक ड्रग। और इसी वजह से सॉलिडारिटी ट्रायल WHO की स्टिल जो है वो ऑन है, जिसमें हम रैंडमाइज कर रहे हैं। इंडस भी उसका एक पार्ट अब बन रहा है, और वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑन रैंडमाइजेशन ऑन रेमडेसिविर आर्म और द यूजुअल केयर आर्म वेरी सून। अच्छा, इसके हार्म्स जो इम्पोर्टेंट है, स्टडीज हुई हैं जिसमें देखा गया है कि टॉलरेबल साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल है, कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, लेकिन लिवर डिसफंक्शन और लिवर इन्फ्लेमेशन एक इम्पॉर्टेंट मेजर साइड इफ़ेक्ट है, जिसकी वजह से LFTs मॉनिटर करने होते हैं। अगर 5 टाइम्स अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल ट्रांसएमिनाइटिस हो रहा है तो फिर आपने उसको डिसकंटिन्यू करना होता है। दूसरा ये कि GFR लेस देन 30 हो तो इसको फिर नहीं देते। अच्छा, ये हमारा एक्सपीरियंस है थोड़ा सा रेमडेसिविर को। हमने 18 केसेस हैं जो मैंने यहाँ रिकॉर्ड किया, अब हम और भी दे रहे हैं। वो फिर डेटा जैसे जमा होगा उसको हम एनालाइज करेंगे। ये कंपैशनेट यूज ग्राउंड्स पे हमने जो दिया था, तो शुरू के जो 18 केसेस है जिसमें 6 एक्सपायर हो गए, 8 डिस्चार्ज हुए, और 4 उस वक्त जिस वक्त रिकॉर्ड किया था दे वर स्टिल एडमिटेड, बाद में ये भी खैर डिस्चार्ज ही हुए। ये क्रिटिकल, सिवियर और मॉडरेट एक ही केस था, ज़्यादातर सिवियर और क्रिटिकल केसेस थे। इसमें से जो 6 एक्सपायर हुए हैं, आप ये देख सकते हैं कि ये ग्रीन में दिखाया हुआ है कि जिस वक्त रेमडेसिविर मिली हुई है, और उसके बाद फिर रेड से है जब डिस्चार्ज हो, अगर डेथ हो गई, और डिस्चार्ज अगर हो गई तो वो ग्रे से शो हुआ है। तो हमें एक वेरिएबल सी चीज़ मिली। एवरेज ड्यूरेशन ऑफ इलनेस जिन लोगों को दी गई थी उनकी 6.5 डेज थी, यानी कि हमने टाइम फ्रेम में दिया था। लेकिन ये कुछ आउटलायर्स भी थे। 23 डेज पे भी ड्रग दी गई है, और रेंज थी 3 से 23 डेज पे जिसमें ये ड्रग दी गई थी। और एवरेज स्टे पोस्ट ड्रग 5.25 डेज इन डिस्चार्ज पेशेंट्स था, यानी कि जिनको जो डिस्चार्ज हुए उनका रिस्पांस हमने जल्दी देखा है कि वो फिर घर चले गए। अब इसका स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस है या नहीं है ये हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये कोई कंट्रोल आर्म तो इसके अंदर था नहीं। ये जो इसकी बेसलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स थी इन पेशेंट्स के अंदर, ये सारे मेल्स थे। और दूसरा ये कि अगर आप
कंपेयर करें दो आर्म्स को, डिस्चार्ज और एक्सपायर्ड, नंबर्स बहुत स्मॉल हैं, जाहिर सी बात है। तो जो एक्सपायर्ड थे वो सारे के सारे इन्वेजिव मैकेनिकल वेंटिलेशन पे थे और एक जो है वो NIV पे था, और बाकी जो डिस्चार्ज हुए हैं वो हाई ऑक्सीजन सपोर्ट, लो ऑक्सीजन सपोर्ट इस पे थे, और नॉन इन्वेजिव पे ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये तो बाहर की स्टडीज़ ने भी प्रूव किया है कि वेंटिलेटेड पेशेंट्स में इसके अंदर रेमडेसिविर कोई फ़ायदा नहीं कर रही है। हमारे पास भी जब हमने यूज़ किया तो वो 6 के 6 एक्सपायर हो गए जो वेंटिलेटेड थे पेशेंट्स, जब उनमें हमने यूज़ किया। ये पेशेंट्स ज़्यादातर इनको CRS हुआ था और इनको साथ में अदर थेरेपीज़ भी मिल रही थी, तो इसीलिए इस डेटा के ऊपर हम ये फैसला नहीं कर सकते कि रेमडेसिविर ने हमें कितना फ़ायदा पहुँचाया हमारे मरीज़ों को, क्योंकि स्टेरॉइड्स तो इन सबको मिली हैं और टोसिलुसिमैब भी जो है इनमें से कुछ कुछ मरीजों को मिली, एक को प्लाज्मा भी मिला था। सो हमारा अभी फिलहाल रेमडेसिविर इज़ वेरी न्यू टू अस, वी आर गिविंग इट, और क्योंकि पाकिस्तानी गाइडलाइंस में भी रिकमेंडेड है कि मॉडरेट डिजीज़ में और सिवियर डिजीज़ में अगर 10 डेज़ के अंदर अंदर टाइम फ्रेम है तो आप इसको दे दें रेमडेसिविर को 5 डेज़ के लिए। मैकेनिकली वेंटिलेटेड में क्योंकि बहुत फ़ायदा नहीं है तो इट्स लाइक कि अगर आप देंगे भी तो यू डोंट नो कि बेनिफिट है या नहीं। अब हम बात करते हैं टोसिलुसिमैब के ऊपर। टोसिलुसिमैब जो है वो एक रिकॉम्बिनेंट ह्यूमनाइज्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है अगेंस्ट द इंटरल्यूकिन 6 रिसेप्टर। इट्स वाइडली यूज्ड इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस और FDA अप्रूव्ड है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ CRS एसोसिएटेड विद काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर T सेल थेरेपी। और ये बेसिकली ये डायग्राम जो है ये आपको इफेक्टिवली शो करता है कि जब आपका SARS-CoV वायरस अंदर आता है और ये अटैच करता है ACE2 रिसेप्टर के साथ, वायरल रेप्लिकेशन होती है, उसके बाद आपके मुख्तलिफ साइटोकाइंस रिलीज होते हैं जिसमें इंटरल्यूकिन 6 इज़ अ मेजर प्लेयर, और इसी वजह से मुख्तलिफ DMARDs हैं जो कि ट्राई हो रही हैं, इसमें से टोसिलुसिमैब इज़ वन ऑफ देम। और उसकी एविडेंस ये है, जो क्लिनिकल एविडेंस है वो ये है कि ये देखा गया है कि हेल्पर टी सेल्स जो कि IL-6 प्रोड्यूसिंग मोनोसाइट्स को एक्यूमुलेट और रिलीज कराते हैं, वो जमा हो जाते हैं लंग्स के अंदर, और इंटरल्यूकिन 6 लेवल्स और GM-CSF लेवल्स बहुत रेज्ड होते हैं, तो ये पोटेंशियल टारगेट्स के तौर पे सामने आ रहे हैं इन सिवियर कोविड पेशेंट्स। और क्योंकि टोसिलुसिमैब बाइंड करता है बहुत इफेक्टिवली टू बोथ द मेम्ब्रेन एंड सॉल्युबल फॉर्म्स ऑफ द इंटरल्यूकिन 6 रिसेप्टर, suppressing the JAK signal transducer and activator of transcription signaling pathway, तो ये डैम्पन कर देता है CRS को। लेकिन एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये चीज़ समझनी चाहिए कि एंटीवायरल इम्यूनिटी इज़ रिक्वायर्ड फॉर रिकवरी ऑफ कोविड, और एनिमल स्टडीज ने ये शो किया है कि इंटरल्यूकिन 6 इज रिक्वायर्ड फॉर द क्लियरेंस ऑफ वायरस इन कंट्रोल ऑफ पल्मोनरी इन्फ्लेमेशन। तो एक चीज़ जो हमारे जहन में रहनी चाहिए कि जब हम IL-6 को ब्लॉक करेंगे तो वायरल क्लियरेंस में हम इंटरफेयर भी करेंगे और एग्जैसरबेट कर सकते हैं हम लंग इन्फ्लेमेशन को। सो द टाइमिंग ऑफ ट्रीटमेंट इज ऑल्सो वेरी क्रूशल कि हम कब इसको स्टार्ट करें कि साइड इफेक्ट्स कम से कम हो इम्यून सप्रेशन के। तो ये डेफिनेट टाइमिंग कहीं पे भी अभी तक लिटरेचर में सामने नहीं आई है। इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, कुछ एक्टिव TB जोस्टर में नहीं दे सकते, जहां बैक्टीरियल सेप्सिस हो उसमें नहीं दे सकते, लिवर इन्फ्लेमेशन करा सकती है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस ANC लेस देन 2000 या थ्रोम्बोसाइटोपेनिया अगर सिवियर हो तो नहीं दे सकते, प्रेगनेंसी में रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है। और जो जब इसको नॉन कोविड में जितना इसका यूज़ हुआ है उसमें इसके ऊपर लिटरेचर है तो रिस्क ऑफ सेप्सिस, बैक्टीरियल, फंगल, वायरल, TB हर एक को बढ़ाती है। हमने भी बैक्टीरियमियाज और फंगीमिया अच्छे खासे देख लिए हैं जब हमने टोसिलुसिमैब यूज़ किया है, और एनाफिलैक्सिस और सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं, ये हमने अभी तक नहीं देखा है। लिवर डैमेज भी, लिवर डिस्फंक्शन देखा है कि हुआ है, हेपेटिक फेलियर नहीं देखा। इंटेस्टिनल परफोरेशन भी हो सकती है, और साइटोक्रोम P450 पाथवे में जो ड्रग्स मेटाबोलाइज होती हैं उनके लेवल्स इंक्रीज हो सकते हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग IL-6 लेवल्स। अच्छा, IDS से टोसिलुसिमैब के बारे में क्या रिकमेंड करती है? रेमडेसिविर के बारे में उसने कंडीशनल रिकमेंडेशन दे दी थी कि आप इसको यूज़ कर लें इन सिवियर कोविड, लेकिन टोसिलुसिमैब के बारे में इट सेज कि ये it should only be used in the context of a clinical trial, क्योंकि नॉलेज गैप है और जो क्वालिटी ऑफ एविडेंस है उसमें बायसेस बहुत हैं।
अभी तक कोई रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल का एविडेंस मौजूद नहीं है। पाकिस्तानी गाइडलाइंस इसको रिकमेंड कर देती है इन सिवियर सीआरएस, और इसीलिए हम इसको दे रहे होते हैं। अच्छा, ये कुछ एविडेंसेस हैं कि जिसके हिसाब से हम देख सकते हैं, ये यूरोपियन जर्नल ऑफ इंटरनल मेडिसिन में ये स्टडी छपी थी जिसमें 85 पेशेंट्स इटली के अंदर उन्होंने लिए 23 कंट्रोल आर्म में और 62 टोसिलुसिमैब आर्म में। कंट्रोल आर्म में वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनोल, लोपेनोविर, राइटोनोविर भी देते रहे थे। तो अब इसमें इन्होंने ये जो कैप्लन माया कर्व है, इसमें इन्होंने देखा है कि दे आर सिग्निफिकेंटली ग्रेटर सर्वाइवल रेट एज कंपेयर टू कंट्रोल आर्म इन द टोसिलुसिमैब आर्म। ये तो बहुत क्लियर इसमें डिफरेंस दिखा रहा है। और 92% ऑफ द डिस्चार्ज पेशेंट्स ऑफ टोसिलुसिमैब इम्प्रूव्ड, whereas in the control group only 42% पेशेंट्स इम्प्रूव्ड। और जो एडमिटेड भी थे उनमें भी इस स्टडी के अंदर रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट आई उनके पीएफटीज के अंदर। कोई इन्होंने इन्फेक्शन रिपोर्ट नहीं किया। अब ये भी एक सिंगल सेंटर स्टडी थी जिसमें हिस्टोरिकल कंट्रोल्स थे। ये स्टडी लैंसेट में छपी है। इसमें 544 इटली के पेशेंट्स थे, जिसमें 365 जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ केयर आर्म में थे। अब स्टैंडर्ड ऑफ केयर आर्म में इसमें भी मल्टीपल ड्रग्स हैं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, एजिथ्रो, एंटी रेट्रोवायरल, स्लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन, और 179 जो है वो नॉन रैंडमली इन्होंने टोसिलुसिमैब आर्म में दिए थे। आईवी और सबक्यू दोनों दे रहे थे बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी। तो इन्होंने भी यहाँ पे देखा कि आफ्टर एडजस्टमेंट हैजर्ड रेशो डिक्रीज हुआ ऑफ इन्वेसिव मैकेनिकल वेंटिलेशन और डेथ दोनों के लिए, लेकिन साथ ही साथ में इन्फेक्शन रेट बढ़ गया। 13% इन्फेक्शन इन्होंने देखे एज अपोज टू 4% इन द स्टैंडर्ड ऑफ केयर आर्म। ये इनका कैप्लन मायर है स्टडी के अंदर, जिसमें क्लियरली अगर आप देखें ब्लू में टोसिलुसिमैब है, तो हर जगह चाहे अगर उन्होंने सबकुटेनियस टोसिलुसिमैब भी यूज़ किए तो उसमें भी स्टैंडर्ड ऑफ केयर आर्म से सर्वाइवल बेनिफिट नज़र आ रहा है। ये तीसरी स्टडी है इन्फेक्शियस डिजीज सोसाइटी ऑफ अमेरिका के अंदर छपी थी, जिसमें अगेन आप कैप्लन मायर का कर्व देखें तो एक क्लियरली स्टैटिस्टिकल डिफरेंस इन मोर्टेलिटी नजर आ रहा है। 154 पेशेंट्स की स्टडी थी, 78 रिसीव टोसिलुसिमैब एंड 76 डिड नॉट। टोसिलुसिमैब के अंदर 45% रिडक्शन इन द हैजर्ड्स ऑफ डेथ नजर आया, लेकिन ट्वाइस मोर इन्फेक्शंस भी हुए, ये भी स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट था। अच्छा, ये जो स्टडी है इसमें 21 पेशेंट्स हु रिसीव टोसिलुसिमैब एंड 21 हु डिड नॉट, ये अगेन इटली से स्टडी है, और इसमें इनको कोई बेनिफिट नज़र नहीं आया इन आईसीयू एडमिशंस या 7-day मोर्टेलिटी पे स्टैंडर्ड ऑफ केयर वर्सेस टोसिलुसिमैब के अंदर। अच्छा, इन स्टडीज़ में इन सब में प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से इनको हम यूज़ ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोई भी इसमें से रैंडमाइज डबल ब्लाइंड कंट्रोल ट्रायल नहीं है। ये सिंगल सेंटर ज़्यादातर हैं, कंपैशनेट यूज़ ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ हैं, रिट्रोस्पेक्टिव डेटा है, और बहुत सारी थेरेपीज़ क्योंकि एक साथ दे दी गई हैं तो इसलिए क्वालिटी ऑफ एविडेंस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। कंट्रोल आर्म्स कहीं कहीं मिसिंग है, और टाइम ऑफ इंटरवेंशन और डिजीज सिवियरिटी बहुत वेरिएबल है, और ये डिजीज सिवियरिटी ग्रेडिंग भी वेरिएबल है। किसी ने सिवियर डिजीज को किसी तरह से ग्रेड किया हुआ है, किसी ने किसी तरह से ग्रेड किया हुआ है। हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा है टीआईएच में, तो अभी मैं अपना ही डेटा अभी परसों ही एनालाइज हुआ है। अबाउट 47 पेशेंट्स जिनको हमने टोसी नहीं दी, मतलब कंट्रोल आर्म बनाया है, हिस्टोरिकल कंट्रोल्स हैं, ये मैच करके बनाया एज और डिजीज सिवेरिटी के हिसाब से, और 41 पेशेंट्स हैं जिनको हमने टोसी दी है। ये 10 जून तक के पेशेंट्स थे हमारे। हमने कोई लेट मार्च में टोसिलुसिमैब देना शुरू किया, और बीच बीच में हम कुछ मरीजों को जिनको सीआरएस होता था उनको हम देते गए थे। तो ये हमने काफ़ी मैच करके ये पेशेंट्स चूज़ किए थे। इसमें टोसी वाले पेशेंट्स में क्रिटिकलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है कि 73% क्रिटिकल है, और 53% जो है वो नॉन टोसी ग्रुप में, लेकिन इतनी को ख़ास नहीं है कि स्टैटिस्टिकली डिफरेंस मेक करे। जब हमने इन दोनों को कंपेयर किया है तो इन्वेसिव वेंटिलेशन में कोई फ़र्क नहीं आया है नॉन टोसी और टोसी ग्रुप्स के अंदर, और आउटकम में भी कोई फर्क नहीं आया है। टोसी ग्रुप में भी 46% हैव डाइड, 22 सर्वाइव्ड एंड 19 डिड नॉट सर्वाइव, और इसी तरह से 51% हैव डाइड इन द नॉन टोसी ग्रुप। तो एज सच मॉर्टेलिटी बेनिफिट हमें नहीं मिला इसके अंदर। अच्छा, अब है हमने क्या किया कि इसके अंदर जो टोसिलुसिमैब आर्म है उसके अंदर भी हमने देख लिया कि सर्वाइवर और नॉन सर्वाइवर में डिफरेंसेस क्या हैं। अभी ये डेटा मजीद एनालाइज होगा। जो बेसलाइन डेटा है वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि
22 पेशेंट्स वो हैं जो सर्वाइव कर गए और 19 वो हैं जो नहीं सर्वाइव किया आउट ऑफ द 41 पेशेंट्स जो हमने टोसिलुसिमैब जिनको दी थी. इनमें हमने ज़्यादातर को सिंगल डोज दी थी, कुछ को डबल डोज दी थी. साथ में अक्सरों को मतलब ऑलमोस्ट एवरीवन वाज रिसीविंग स्टेरॉइड्स एज वेल. तो ये अगर हम देखें तो पहला जो डिफरेंस आ रहा है वो ये है कि नॉन सर्वाइवर ग्रुप में एज ग्रुप भी थोड़ी सी ज़्यादा है, 61 years as opposed to 53 years in the survivor group. Disease criticality भी नॉन सर्वाइवर ग्रुप में ज़्यादा है, यानी कि क्रिटिकल डिजीज़ वो है जो कि ज़्यादातर एक्सपायर हुए हैं. अच्छा, जो 19 के 19 पेशेंट्स हमने मैकेनिकल वेंटिलेशन पे डाले थे, मतलब 19 पेशेंट्स सारे के सारे ये इन्वेसिव वेंटिलेशन वाले थे, वो एक्सपायर हुए हैं एज अपोज टू टोसिलुसिमैब सर्वाइवर ग्रुप जिसके अंदर 3 ऐसे इन्वेसिव वेंटिलेशन पे थे जिनको हम बचा पाए हैं. सो दिस इज़ अ मेजर डिफरेंस जिसकी स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस भी है कि अगर आप इन्वेसिव वेंटिलेशन के साथ टोसिलुसिमैब देते हैं तो कोई ख़ास बेनिफिट नहीं होता मोर्टालिटी के अंदर. सोफा स्कोर्स भी ऑन प्रेजेंटेशन जो नॉन सर्वाइवर थे उनके ज़्यादा थे, 5.89 वर्सेस 4.38. तो यानी है कि 5 से 7 तक के सोफा स्कोर्स होते थे, हायर सोफा स्कोर्स. And those who are sicker, यानी in critical state needing mechanical ventilation, वो expire हुए हैं. प्री थेरेपी डी डायमर में भी फ़र्क था. हमें पता है डी डायमर प्रोग्नोसिस के लिए जो है वो हुआ है कि एक बहुत बड़ा प्रोग्नोस्टिक मार्कर है. तो जो नॉन सर्वाइवर्स थे इनके डी डायमर्स अगर आप मीडियन देखें तो 5319 का डी डायमर मीडियन है इनका एज अपोज टू 888 नैनोग्राम पर ml ऑफ द सर्वाइवर ग्रुप. और फेरेटिन भी इधर बहुत ज़्यादा हाई था इन द नॉन सर्वाइवर एज कम्पेयर टू द सर्वाइवर. तो इनके अंदर सिवियर साइटोकाइन स्टॉर्म था. Dr. Samreen, you have only 3 minutes. Okay, I'll just wind it up. बस खत्म होने वाली नहीं. So we have like जो नॉन सर्वाइवर्स थे इनमें प्रोकैल भी हायर था. और आप इसके अंदर इसमें क्रूशल डिफरेंस है वो इंटरल्यूकिन 6 का है कि 173 एज अपोज टू 69. और फॉलो अप चेस्ट एक्सरेज में अगर हम देखें तो हमारे पास जो सर्वाइवर ग्रुप थे उसके अंदर ज़्यादातर के चेस्ट एक्सरे 48 आवर्स आफ्टर टोसिलुसिमैब इम्प्रूव हुए थे, जबकि यहाँ पे कुछ लोगों के डिटेरिएट हुए थे. एक और जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो ये थी कि जब हमने IV टोसिलुसिमैब के साथ कंबाइन की तो लोग बचे नहीं बल्कि वो नॉन सर्वाइवर आर्म में ज़्यादा आए हैं. ओवरऑल अगर हम देखें तो 75% में चेस्ट एक्सरे इम्प्रूवमेंट आई थी आफ्टर टोसिलुसिमैब और 19% स्टैटिक रहे थे. ये वो है जो क्लासिक चेस्ट एक्सरे इम्प्रूवमेंट हम देखते हैं. कुछ ऐसे थे जिनके अंदर चेस्ट एक्सरे इम्प्रूवमेंट आने के बाद और उसके बाद फिर दोबारा से वो वर्सनिंग हो गई थी, एक रीबाउंड ऑफ CRS हुआ. और कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर कोई रिस्पॉन्स हमने नहीं देखा. और कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर पार्शल रिस्पॉन्स आया, उनके अंदर इलनेस प्रोलॉन्ग हुई, NIV डेज प्रोलॉन्ग हुए, सिवियर ARDS चलता रहा और बाद में ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया हो गया. तो टू समराइज आवर एक्सपीरियंस, Remdesivir is a promising antiviral drug which should best be given the first 10 days of illness. Mortality benefit अभी तक show नहीं हुआ है. Tocilizumab should be used only in severe CRS after excluding bacterial infection. हमने कुछ critical patients को बचाया है in mild to moderate ARDS with tocilizumab, लेकिन statistically significant results नहीं हैं. और severe ARDS के अंदर हाई IL-6 लेवल्स में वेंटिलेटेड पेशेंट्स में हमें प्रोग्नोसिस ऑल्टर नहीं हुआ है और IVIG के साथ टोसिलुसिमैब कंबाइन करने से हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला है. वेंटिलेटेड क्रिटिकल कोविड पेशेंट्स हाई सोफा स्कोर्स के साथ उनको सिर्फ सपोर्टिव केयर देनी चाहिए, कोई इन्वेस्टिगेशनल थेरेपी नहीं देनी चाहिए. थैंक यू. आई एम सॉरी आई कुडंट टच ऑन द स्टेरॉइड पार्ट, वो सिर्फ डिस्कशन में हम लोग मेरा ख्याल से कर लेंगे. Thank you very much, Dr. Samreen. Excellent presentation, full of recent evidence and your own experience, which is very important. आपकी बात को मैं सेकंड करता हूँ. हम थोड़ा सा इसको स्टेरॉइड्स को, जो कि आपका थर्ड टॉपिक था, हम इसको कमेंट्स में ले लेंगे. हमने मैं व्यूअर्स के लिए जिन्होंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, आज की टॉक ड्रग्स यूज्ड इन कोविड-19 के बारे में है. डॉक्टर समरीन सरफराज इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट ने हमें 2 मेन ड्रग्स जो यूज हो रही हैं, टोसिलुजिमैब और रेमडेसिविर के बारे में बताया. हम इसके बारे में क्वेश्चंस लेंगे इंशाल्लाह. वो लोग जो फेसबुक पर इसको देख रहे हैं वो फेसबुक पर अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं.
दूसरे टॉक के लिए मैं इनवाइट करूंगा डॉक्टर साइमा साद को। डॉक्टर साइमा साद इस वक्त यूएसए में न्यूयॉर्क में प्रैक्टिस कर रही हैं और इनकी टॉक थोड़ी सी मिसलिनियस ड्रग के बारे में है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी था हमारे लिए कि हम उन ड्रग्स को भी उनके बारे में भी जानें जिनको हमने रैंडमली यूज़ करना शुरू किया और बाद में हमें बहुत अंदाज़ा हुआ कि इनके कोई बेनिफिट नहीं देखा गया, बल्कि बहुत से ड्रग्स का एडवर्स बेनिफिट देखा गया। तो मुझे खुशी होगी अगर डॉक्टर साइमा साद अपना इंट्रोडक्शन भी करा दें और इस बहुत ही एक्सटेंसिव टॉपिक को थोड़ा सा लिमिट करके 15 to 20 मिनट्स में प्रेजेंट करें। थैंक यू डॉक्टर साइमा, प्लीज गो अहेड। जी, अस्सलाम वालेकुम, कैन यू हियर मी? एंड आपको मेरी स्लाइड्स दिख रही हैं? जी, आपकी स्लाइड भी और आपकी आवाज भी। अच्छा, शुक्रिया। सो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं ये प्रेजेंट कर रही हूँ। विदाउट फर्दर डिले मैं प्रेजेंट करती हूँ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। सो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है इज एन एंटी मलेरियल ड्रग जो कि बहुत पाकिस्तान में कॉमनली यूज है एंड इसमें इन विट्रो एक्टिविटी इसकी अगेंस्ट डिफरेंट आरएनए वायरसेस एस्टैब्लिश्ड है। सो इट एक्ट्स बाय inhibiting viral entry into the cell. It also inhibits viral release in the host cell and infectivity decrease करती है। And इसका कुछ immune modulation, immune modulatory effect भी है, जिसकी वजह से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को बहुत ज़्यादा attention भी मिली। Plus हम चाइना से जो डेटा आया था और चाइना की जो नेशनल हेल्थ कमीशन थी उसने रेकमेंड किया कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन should be part of the treatment guidelines। एंड जिसकी वजह से एंड ऑफ कोर्स हमारे प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। हाउएवर द नंबर ऑफ स्टडीज दैट हैव कम आउट हैव नॉट बोर्न के इन विवो या इन क्लिनिकल ट्रायल्स ये बेयर आउट नहीं किया। आई विल स्टार्ट विद द न्यूयॉर्क डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ स्टडी ऑन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। इन्होंने ऑलमोस्ट 1438 पेशेंट्स लिए थे और उनको 4 ट्रीटमेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया था। पहला हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन विद एजिथ्रोमाइसिन, सेकंड ग्रुप जो था उसको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन अलोन मिली थी एंड थर्ड को एजिथ्रोमाइसिन अलोन एंड देन द थर्ड वाज नीदर ड्रग, राइट। एंड इन एक चीज जो इम्पोर्टेंट नोट करने की है, दिस इज एन ऑब्जर्वेशनल स्टडी एंड द अदर थिंग इज इट्स अ मल्टी सेंटर स्टडी। इट्स गॉट जो नंबर है वो इट्स प्रीटी लार्ज। हाउएवर इसके अंदर जो ट्रीटमेंट ग्रुप में पेशेंट्स थे वो ज़्यादा सिक थे देन पेशेंट्स जो कि जिनको कोई ड्रग नहीं दी गई। जब इनका एडजस्टेड एनालिसिस हुआ तो उसके अंदर उन्होंने शो किया कि ट्रीटमेंट ग्रुप वर्सेस जिनको कोई ड्रग नहीं दी गई उनमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं था। In fact, what it actually showed was कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन को जिस ट्रीटमेंट आर्म में मिला के दिया गया था उनमें कार्डियक अरेस्ट ज़्यादा हुआ than patients who did not receive either drug. So that was the thing. So the interpretation really is that हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन जो है वो मिला के जहाँ पे दिए गए वहाँ पे इंक्रीज रिस्क ऑफ कार्डियक अरेस्ट देखा गया और कोई खातिर खा, दिस इज अ हॉस्पिटल बेस्ड स्टडी, सो कोई खातिर खा डिक्रीज इन उसमें नहीं हुआ, इफेक्ट इन मोर्टेलिटी हमें नहीं मिला। The second trial, which was really important for this, was a randomized control trial. So we have a lot of small case series and observational studies and all of that. This is an important trial for hydroxychloroquine because this was a randomized control trial of hydroxychloroquine versus standard of care arm, and this is for mild or moderate disease. क्योंकि पहली वाली trial जो थी वो ज़्यादा serious illness थी. This is mild or moderate disease. And mild or moderate diseases वाले जो थे इनको this was an open label trial जिसके अंदर if you look at the doses of hydroxychloroquine in a lot of these trials are a lot higher than what we have been using. So इसमें 1200 milligrams once daily दिए गए for 3 days and then followed by 800 milligram once daily for the rest of the treatment duration. And इन्होंने जो देखा कि ट्रीटमेंट ड्यूरेशन जो थी वो डिपेंड करती थी माइल्ड और मॉडरेट कोविड पेशेंट्स को 2 weeks के लिए मिली एंड 3 weeks फॉर पेशेंट्स विद सिवियर डिजीज।
And what they actually saw was इन्होंने primary outcome defined की थी as a negative PCR result within 28 days. And secondary outcome defined की थी alleviation of symptoms. It wasn't really clear कि इन्होंने उसको कैसे वो किया. But what they actually, the results of the trial really were कि 75 patients enrolled किए इन्होंने in the treatment arm and 71 patients I think enrolled किए थे इन्होंने standard of care arm में. And basically जो इनका primary outcome थी negative PCR conversion rate कि आपके nasal swab negative हो जाए, तो वो was similar both in the hydroxychloroquine arm and the standard of care treatment arm. So hydroxychloroquine did not increase the negative PCR conversion rate in the patients. So, and there was also no difference seen in the probability of symptom alleviation between the groups either. सिर्फ हमने देखा कि hydroxychloroquine देने वाले group को 30% of the participants had diarrhea, and as compared to 9% of the participants of the standard of care arm. तो clearly हमें कोई clear benefit इससे नहीं मिला. Again, this is another ये भी वही, ये स्टडी भी वही, I mean this is study after study क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, तो I'm not going to go into the details of each, but based on the fact कि ये सारी studies देखने के बाद जो NIH का panel है US में, उसने recommend किया कि they recommend against the use of chloroquine or hydroxychloroquine for the treatment of COVID-19 except in a clinical trial. So NIH recommends outside of a clinical trial आप इसको नहीं इस्तेमाल करें. This is to do with जी. Sorry to interrupt. I think you're not. You're probably changing your slides on the laptop, but they're not projecting it. We are on the hydroxychloroquine pharmacology slide on the screen. 1 second, I would need to figure out how to do that. Yeah, we can see it now. Thank you. You can? Okay. Yes, you can. Thank you. Okay, so let me see if I can. I'll try to do it this way. Hopefully, it works. अपना slide नहीं कर पा रही. Can you? No, there's something wrong with it. हमें dosage for STQ project हो रहा है. जी मैं इसको अभी आई adverse effects. Adverse effects आ गया जी हाँ. जी. Fine. If it happens again आप मुझे बता दीजिएगा. Adverse effects इसके क्या हैं? Adverse effects इसके ये हैं. I think we all know about cardiomyopathy and retinopathy and bone marrow suppression, but because ये azithromycin के साथ बहुत सारी studies में इस्तेमाल हुई, तो इसकी QT segment prolongation का effect बहुत prominent होके आया, because QT segment prolongation leads to torsade, and torsades की वजह से ventricular tachycardia की वजह से a number of people had cardiac arrests. तो वो चीज़ की वजह से इसके ऊपर restrictions भी आ गई कि आप इसको अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो EKG आप करेंगे 3.5 hours बाद EKG करें, every day EKG करें, और अगर आपके पास QT prolongation है more than 500 milliseconds, please do not use it. और अगर आप देख रहे हैं कि increase हो रही है PVCs in a patient और non-sustained आपको polymorphic retract दिख रहा है, तो आप इसको ना इस्तेमाल करें. Can you see the next one? Azithromycin. Azithromycin जो है वो macrolide antibiotic है, again बहुत commonly इस्तेमाल antibiotic है जो inhibit करते हैं RNA dependent protein synthesis. SARS-CoV-2 में इसकी कोई हमें evidence नहीं मिलता कि इसकी कोई direct effect है on viral replication or any other way. ना ही इसकी जो चीज़ है वो anti-inflammatory effects जो कि दूसरे infections में हमने देखी हैं, हमने उससे इसको extrapolate किया कि हम ये use कर सकते हैं in COVID-19. Again, it's the same thing as azithromycin को जब आपने hydroxychloroquine के साथ मिला के use किया, so there's really studies ने आपको over and over again नहीं show किया कि इससे कोई benefit है. So जिसकी वजह से again ये case series after case series है. France से पहले एक आई थी जो बहुत मशहूर हुई थी, जिन्होंने 11 consecutive hospitalized patients के ऊपर थी कि all patients were given hydroxychloroquine 600 milligrams once a day for 10 days and azithromycin 500 milligrams for 1 day, उसके बाद 250 for 4 days, and उसके अंदर भी हमें कोई छोटी सी केस सीरीज है
उसमें हमें कोई ख़ास फ़ायदा उसमें वायरल क्लियरेंस या उसका नहीं मिला। नेक्स्ट जो है इनकी तो NIH की जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, US है, उसने कहा कि there is not sufficient evidence supporting there's no I mean we don't have enough evidence to use azithromycin for this disease. And एक और चीज है कि unless we have concomitant community acquired pneumonia is suspected and atypical coverage is needed. So इसको उन्होंने कहा अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि COVID-19 के साथ पेशेंट को community acquired pneumonia हुआ है और आप atypical organism की कवरेज चाह रहे हैं तो आप यूज कर सकते हैं, मगर टू ट्रीट COVID-19 per se आप azithromycin को उन्होंने नहीं रेकमेंड किया है. Again, azithromycin or hydroxychloroquine ka combination is can be pretty deadly because of the risk of cardiac arrest and cardiac arrhythmias due to QT prolongation. Both drugs do that. Dosage sabko pata hai azithromycin ki kya use hoti hai, and it's the same dosage that's being recommended. Toxicity, monitoring and toxicity of hydroxychloroquine, again, it's the same thing कि आप EKG monitor करेंगे इन लोगों में अगर आप use कर रहे हैं. The next drug that I was asked to talk about was ivermectin. Ivermectin जो है वो Latin America में बहुत popular हुई है. US में reluctant हैं लोग बहुत ज़्यादा to use. It's basically an antiparasitic agent. Onchocerciasis and intestinal spondyloiditis के लिए use हुई थी. इसका idea, the way it works, it's supposed to prevent the virus की receptor जिसके साथ वो bind करके cell nucleus में enter करता है, उसको रोकती है. The tricky part with ivermectin really is dosage establish करना. So I'll just quickly walk you through why people think that it works. In vitro studies के अंदर SARS-CoV-2 के अंदर इन्होंने देखा कि when SARS-CoV-2 virus was exposed to 5 micromoles of ivermectin, so they were able to inhibit viral replication and all viral material was lost. इन्होंने कहा 93% reduction in viral RNA and at 48 hours तमाम viral material जो है वो खत्म हो गया था, which led us to believe that this drug probably can be effective SARS-CoV-2 के against. Okay, similar to hydroxychloroquine, हम in vitro data को नहीं use कर सकते, हमें देखते हैं कि clinical trials में ये क्या करती है. Again, the issue with this is that आपको in vivo या body के अंदर ivermectin की 2 micromole, which is supposed to be the magic concentration that is able to kill the virus, वो achieve करने के लिए जो concentration of ivermectin हमें देनी पड़ेगी is 17 times higher than the largest maximum concentration found in literature. So it's a really high dose that you need to give, and we really don't have any we don't have any safety उसकी कोई established नहीं है, and that is why again you see ivermectin is not currently recommended by NIH. NIH does not ये मैंने dosing दे दी है because this is unpublished reports में 200 micrograms per kg once times 1 आई है, but not this is not recommended at present. Convalescent plasma. I'm just going to quickly go through this and sort of wrap it up because questions के लिए time छोड़ना है. तो convalescent plasma जो है again US के अंदर you have to be enrolled in a clinical trial to get it, and that is the way it should be in Pakistan as well. Convalescent plasma typically जो हमारा experience है पुराने viral infections के साथ, it actually works better. It's more effective as a pre or post exposure prophylaxis rather than treating established infection. तो आप देखेंगे convalescent plasma पहले बहुत severely ill लोगों को दिया जा रहा था, अब they're bringing it more and more to people who are less sick to see whether if it's more effective that way. And convalescent plasma जो है वो basically people who have recovered from the illness उनसे आप plasma लेके और देते हैं, and you are hoping कि antiviral effects or immunomodulatory effects उसके हों, उनकी जो antibodies हैं they will have antiviral effects, and then जो उसके अंदर plasma के अंदर बाकी
وہ ہیں cytokines وغیرہ can assist with dampening down the cytokine response and assisting with that. However, when you look at the analysis, so again, the numbers in these studies are really, really small. There's a meta-analysis which was done to assess the efficacy of convalescent plasma so this, you have to remember, this is evidence for prior to SARS-CoV-2, right? उससे पहले के viruses की evidence है कि उनके अंदर ये इसने फायदा दिया था. So we decided that it may help in COVID-19 as well. And so the first multicentral, this is the important study, the first multicentral randomized control trial June 3rd, 2020 के अंदर publish हुई, जिसके अंदर 103 patients थे जिनको convalescent plasma मिला. I'm sorry, 103 patients को randomize किया था उन्होंने, 52 को plasma मिला और 51 को standard of care treatment मिली. And it was an open label trial. And clinical improvement इन्होंने देखी कि within 28 days, 51.9% of the convalescent plasma patients improved compared to 43.1% of the standard of care patients. इसके अंदर important बात ये थी कि there was no significant difference in mortality between the groups. And इन्होंने confidence interval भी आप उसका देख सकते हैं. तो limited study है because the idea was to इनकी दो limitations इस trial की थी. एक ये थी कि they were unable to generate the total number of patients that they needed. They needed 200 patients and ये 80% power underpowered study थी basically. And the other thing was it was also terminated early. Inki, again, Mayo Clinic in the US has been very, very big in recruiting people in their plasma trials, in their convalescent plasma trials, and 20,000 hospitalized patients का इनके पास data है. What Mayo Clinic के data से आपको जो सामने आई बात कि it's a relatively safe, it's a pretty safe thing to do for the patient. And इन्होंने इनके डेटा ने कहा कि 7-day mortality जो थी वो 8.6% थी और side effects बहुत ही कम इनके थे. Side effects के अंदर cardiac events 0.37%, hypertension 0.27%, thromboembolic complications were 0.16, and Charlie वगैरह भी बहुत ज़्यादा नहीं थे. So it may or may not, at this point, what you can say is none of these trials really prove efficacy of convalescent plasma, but they do show that, it's a hit or miss kind of a thing, but it doesn't have a lot of side effects. I was talking to a colleague of mine who's a hematologist. She said in Pakistan, I think उन्होंने recommend against किया कि outside the clinical trial इसको इस्तेमाल ना करें because of lack of control lack of control of the treatment. ये dosing है plasma की. Again, we talked about monitoring and toxicity of the convalescent plasma treatment, and basically side effects itne US में नहीं देखे गए, and another potential risk of another infection from a donor was also very, very low. The thing to remember though is कि US के अंदर बहुत ज़्यादा ये चीजें monitored है. पाकिस्तान के अंदर if it's not, if you're getting plasma and if all of the infectious disease की screening नहीं हो रही और ये दूसरी चीजें screening नहीं हो रही, then that potentially could be a problem. Last cheese was the hypercoagulable state and the fact that I would just like to quickly plow through one of this because I think this is really, really important. Dr. Sohail, आप बता दीजिए कि अगर मैं आपको questions लेना है तो आप questions ले लें, वरना we can go. नहीं, आप इसको 2-3 मिनट में anticoagulation को please finish कर लें. जी जरूर. Anticoagulation जो है वो बहुत ज़्यादा important feature of COVID है, and the reason for that really is कि आपको venous thromboembolism भी मिल रही है, arterial thromboembolism भी मिल रही है, and it's really important to remember कि जो rates हैं, reports हैं on anticoagulation in a non-ICU यानी general medical floor पे, the rate of DVT or is 1.1%, जबकि that rate in an ICU patient jumps to 69%.
remember that these were patients who were being screened with lower extremity ultrasound. And आपको मैं ये हार्वर्ड का जो एफिलिएटेड हॉस्पिटल है ब्रिघम एंड विमेन हॉस्पिटल, उसका डेटा था कि उन्होंने कहा कि उनके 102 पेशेंट्स थे ICU पेशेंट्स जिनको उन्होंने स्क्रीन किया for a change in clinical status. So they went looking for a DVT or a PE. इनमें से 9 patients, almost 10% of the ICU patients at baseline, जब इन्होंने change in clinical status के लिए screen किया, तो they were found to have a clot. जबकि and all of these patients were already on standard dose prophylactic anticoagulation. That means despite the fact that they were on standard dose anticoagulation, they had a clot, right? 10% of their patients. जबकि जो जनरल मेडिकल फ्लोर के पेशेंट से कंपेयर किया अगेन उसमें भी 108 पेशेंट्स थे, उनको स्टैंडर्ड मेडिकल प्रोफिलैक्सिस पे जो थे वो उसमें फेलियर नहीं था, उसमें कोई डीवीटी नहीं हुई. तो उन्होंने this is just a quick walk through pathophysiology. ये I'm sure डॉक्टर समरीन ने बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था कि SARS-CoV-2 जो है वो ACE2 पे जब जाता है लगता है तो इट कैन कॉज डिपेंडिंग ऑन जो भी सेल्स एग्जिबिट करते हैं ACE2 रिसेप्टर SARS-CoV-2 जो है वो उसमें एंटर कर सकता है. तो ये तमाम सेल्स हैं जिनमें एंडोथेलियल सेल्स आर one of the cells which exhibit your ACE2 receptor, and that is why ये endothelial cell damage कराता है और release of all those cytokines and everything. And what you see is both macrothrombosis, which is the DVT and the PE, and microthrombosis, which manifests as the ARDS या multi-organ failure या acute kidney injury जो आप देखते हैं वो उसकी वजह से देखते हैं. तो one more minute please. जी जरूर. The take-home point really is that DVT prophylaxis for these patients, especially when they're in the hospital, on a general medical floor, आप standard DVT prophylaxis use करेंगे. ये US के standard medical prophylaxis है. And the ICU patients के अंदर आप higher dose use करेंगे. अभी तक कोई treatment established नहीं हो सका है. I'll just jump to the last slide. This is what I'm sorry. So I didn't get a chance to talk about it. The point being about anticoagulation would be that there is no अब तक established नहीं हो सका है कि आप अगर patient को DVT-PE नहीं है तो आप उसे full dose anticoagulation दें. कुछ institutions और कुछ studies कह रही थी मगर that's not the recommended treatment. You only and only आप जो रेगुलर आपकी एंटीकोagulation है आप करेंगे मेडिकल फ्लोर के पेशेंट्स के लिए, एंड इफ द पेशेंट इज इन द ICU you will increase the dose but you will not do full dose anticoagulation. That's an important point. And I think ये बाकी जिंक और डॉक्टर सोहेल ने मुझे कहा था कि जिंक विटामिन सी और इनके ऊपर बात कर लें. जिंक और विटामिन सी extrapolated data, there is no evidence really to show that it works. NSAIDs का लोग कह रहे थे शुरू में फ्रांस वगैरह से आया था कि it doesn't work. It should not be given at this point. हमारे यहाँ it is being given, and if the person's been on it, you can use Tylenol if you can, but there's no evidence to show that there's increased mortality or we do not recommend avoiding NSAIDs. ACE and ARB का भी यही है. We recommend against discontinuing, and this is coming from American College of Cardiology, Heart Association, and Heart Failure Association. They said, please do not discontinue ACE inhibitors and ARBs with theoretical concerns. Clinically, they have not borne out. And last चीज मैं आपसे कहूँगी, because it's a cough वगैरह होता है, the nebulization जो है aerosol generating procedure है, please do not, be very, very careful if you're nebulizing people. And that's that. I'll stop with that. Thank you so much. I have really to apologize to my two speakers that the topics given to them was so large that any given time was not going to be justified. But well done. बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का. मैं सवालात ले लेता हूं और उसके बाद ये भी हो सकता है कि आप दोनों माशाल्लाह एक ही फील्ड के एक्सपर्ट्स भी हैं, तो अगर किसी एक स्पीकर के बारे में दूसरों को कमेंट करनी है तो यू कैन डू दैट. बट लेट मी फर्स्ट टेक क्वेश्चंस. डॉक्टर समरीन, मैं आपकी तरफ पोज करता हूँ. डॉक्टर अली बिन सरवर जुबैरी हमारे कॉलीग आखान में हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनोलॉजी, उन्होंने एक सवाल स्टेरॉइड्स के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस आए. डॉक्टर जुबैरी का सवाल है कि कैन यू कमेंट ऑन द टाइप, डोजेज, ऑफ स्टेरॉइड्स,
used for moderate to severe disease, particularly in your experience. اور ڈاکٹر سبیہ انیس ہماری کولیگ انڈس میں امیونالوجسٹ، ان کا بہت پرٹیننٹ کوشچن ہے کہ اسٹیرائڈ کین انہینس وائرل ریپلیکیشن بٹ کین آلسو سپریس انفلیمیشن، تو واٹ از دا بیسٹ ٹائم ٹو اسٹارٹ اٹ؟ اور ایک اور سوال میں اسپیکر سوری نام مس کر گیا ہوں ان کا ہے ڈوز اینڈ ڈیوریشن. سو اسٹیرائڈس کے بارے میں تھوڑا سا بریفلی بتا دیجیے، پھر ہم کچھ اور کوشچن لے لیتے ہیں. ڈاکٹر سمیع. اچھا، اسٹیرائڈ کا یہ ہے کہ ہم لوگ مارچ کے اسٹارٹ سے ہم لوگ مارچ اینڈ سے میتھائل پریڈنیسولون ہم لوگ یوز کرنا شروع ہو گئے تھے ان انڈس اور یہاں پاکستان میں مختلف جگہوں پہ AKU وغیرہ میں بھی ان پیشنٹس ہو ہیڈ CRS. تو ہم نے اپنا کرائٹیریا رکھا تھا CRS یعنی وہ جو فیریٹن ڈی ڈائمر CRP جن لوگوں کا ہائی ہوتا ہے. اب جو ریکوری ٹرائل آئی اس میں ایک جو پوائنٹ ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے CRS کے بجائے ہائپوکسک پیشنٹ کے اوپر کنسنٹریٹ کیا ہے. اچھا، اب اس کو آپ اگر اس طرح سے لیں تو CRS کے بہت سارے مریض ہائپوکسک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ اگر اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ ہم نے اپنا کرائٹیریا یہی رکھا تھا کہ جو ہائپوکسک ہوگا اور جو CRS میں ہوگا یعنی پاکستانی گائیڈ لائنس میں ہم ان کو اسٹیرائڈ دے رہے تھے. جب ریکوری ٹرائل آئی تو انہوں نے CRS دیکھا ہی نہیں تھا. اب ہمارے پاس ایسے بھی پیشنٹس ہوتے ہیں، میں نے خود بھی دیکھے ہیں، جو CRS میں نہیں ہوتے، وائرل انفیکشن جو وائرل نمونیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہائپوکسک ہوتے ہیں. تو انہوں نے جو ریکوری ٹرائل ہے انہوں نے اس کو اسپیسیفائی نہیں کیا تھا. انہوں نے کہا تھا ہائپوکسک پیشنٹس میں ان کو ملی ہے 20% کے قریب مورٹیلٹی بینیفٹ، اور وہ بھی 28 day مورٹیلٹی وچ از بگ آؤٹ کم ٹو میجر. تو یہاں پہ اور پھر جو میکینکلی وینٹیلیٹڈ ہائپوکسک پیشنٹس ہیں ان کے اندر تو اور زیادہ بینیفٹ ملا تھا. وہاں سے ڈیکسامیتھاسون 6 ملی گرام پر ڈے فار 10 days کی ڈوزنگ آئی اور این ایکویولنٹ مینس میتھائل پریڈنیسولون بھی ہو سکتا ہے، سولوکوٹیو بھی ہو سکتا ہے، واٹ ایور از ان دا ایکویولنٹ ڈوزنگ رینج. تو IDSA نے اس کو 32 ملی گرامس آف میتھائل پریڈنیسولون بھی لیبل کیا. اچھا، ہم لوگ پاکستان میں کیونکہ ہم نے چائنیز اسٹڈیز سے ایکسٹریپولیٹ کیا تھا میتھائل پریڈنیسولون کا، تو انیشلی وی ور یوزنگ کوائٹ اے ہائی ڈوز، اس کی وجہ سے شوگرز بالکل روف تک پہنچ جاتی تھی پیشنٹس کی. ہم لوگ 40 ملی گرام 8 RD بھی دے رہے تھے، 40 ملی گرام BD بھی دے رہے تھے. یہ 32 ملی گرام پر ڈے آف میتھائل پریڈنیسولون IDSA گائیڈ لائنس کہہ رہی ہے، اور وہ 6 ملی گرام پر ڈے آف ڈیکسامیتھاسون کے سے ایکویلنٹ ہے. اچھا، اب ہمارے پاس ڈیکسامیتھاسون آتی ہے 4 ملی گرام وائل میں، تو ہم لوگ یہاں پہ فار ایزی ڈوزنگ 4 ملی گرام BD یعنی 8 ملی گرام پر ڈے دے دیتے ہیں، کیونکہ ورنہ وہ آدھا وائل ضائع ہوتا ہے. سو نان دا لیس ہم نے پیشنٹس کی انفلیمیشن امپروو ہوتے دیکھی ہے. سو اینی ون ہو ہیز انفلٹریشن ان دا چیسٹ ود آکسیجن saturation less than 94% needing supplemental oxygen qualifies for use of steroids, should be put on steroids. اور اس کا benefit ہے اور یہ اب اور واضح ہوتا چلا جا رہا ہے. جو viral replication کے کنسرنس تھے وہ اتنے ثابت نہیں ہوئے ہیں، اور مرس کووی کے برخلاف، کیونکہ ان لوگوں نے پہلے جو یہ کہا تھا کہ وائرل شیڈنگ انکریز ہو جائے گی، وہ مرس کا ایویڈنس تھا جس کے اوپر یہ لے رہے تھے. اس کے برخلاف سارس کووی 2 میں اسٹیرائڈس کا بینیفیشل رول آیا ہے. اس میں بہت سے ہمارے ڈاکٹرز نے کولیگز نے جب یہ ایویڈنس نہیں آئی تھی اور آ گئی اس کے باوجود بھی کمیونٹی میں بہت سے مائلڈ پیشنٹس کو اسٹیرائڈز دی ہیں. ڈاکٹر عاطف حفیظ صدیقی نے ایک سوال یہ بھی کیا ہے کہ ڈو دے ورک ایز پروفائلیکٹک ٹریٹمنٹ؟ نہیں، یہ جو ہے نا یہ بھی ریکوری ٹرائل کا بہت امپورٹنٹ اس کا آرم یہ ہے کہ جن لوگوں میں ہائپوکسیا نہیں تھا اگر آپ نے ان کو اسٹیرائڈ دیا ہے تو تھوڑا سا بلکہ ان کی ڈیزیز پروسیس خراب ہوئی ہے. تو آپ جس کو ہائپوکسیا نہیں ہے، جس کو مائلڈ ڈیزیز ہے یا ماڈریٹ ڈیزیز میں بھی اگر ہائپوکسیا نہیں ہے، کیونکہ چیسٹ انفلٹریٹس ہو سکتے ہیں بہت سارے لوگوں کو، ایون مائلڈ ڈیزیز میں اگر وہ CT کراتے ہیں ان کے GGOs ہوتے ہیں یعنی گراؤنڈ گلاس اوپیسٹیز ہوتی ہیں لیکن اگر سیچوریشن آپ کی فال نہیں کر رہی ہے اور ہائپوکسیا نہیں ہو رہا ہے تو اسٹیرائڈ بالکل بھی نہیں لینے چاہیے، لیکن مانیٹر کرنا چاہیے. اگر جیسے ہائپوکسیا ہے ویسے دین یو شوڈ اسٹارٹ ڈیکسامیتھاسون اور میتھائل پریڈنیسولون بیکاز اٹ ڈز ورک. تھینک یو. آئی تھنک اٹس اے فیئر کامنٹ. ریمڈیسیویر کے بارے میں پلیز دو سوالات آئے ہیں. میں یہ بھی ڈاکٹر سمری سے کر لیتا ہوں، اس کے بعد چند سوالات ڈاکٹر سائمہ کے لیے ہیں. ڈاکٹر عذرا رفیق نے سوال کیا ہے کہ چلڈرن میں یوز کرنے کا کوئی
है, इसकी डोजेज क्या है. اور ڈاکٹر حافظ اعجاز احمد جو ہمارے اس پروگرام کے کوآرڈینیٹر بھی ہیں, انہوں نے یہ اس پوائنٹ پہ اسٹریس کیا ہے کہ یو آر سیئنگ دیٹ اٹ از ریمڈیسیویر از ناٹ اے میجک ڈرگ اینڈ شوڈ ناٹ بی پشڈ انٹو ایوری سنگل پیشنٹ with COVID. جی دو میں پیڈیاٹریشین نہیں ہوں تو میں ڈوزز پہ تو کمنٹ نہیں کروں گی ریمڈیسیویر کی پیڈس میں, لیکن ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ایک جو پیشنٹس ریمڈیسیویر کے میں نے ایک آدھ امیونو کمپرومائز بچوں کے اوپر دلوائی ہے, اور وہاں پہ اس لیے کیونکہ وہاں پہ وائرل ریپلیکیشن پرولونگ چلتی ہے تو وہاں پہ دلوائی ہے, اور ہمارے پیڈس ڈپارٹمنٹ یوز بھی کر رہا ہے بچوں میں, زیادہ تر وہ دیکھ رہے ہیں آنکالوجی کے پیشنٹس ہوتے ہیں تو ان میں یوز کر رہا ہے. سو آئی وونٹ کمنٹ آن دا پیڈس ایسپیکٹ. ہاں یہ بات ہے کہ میجک ڈرگ یہ نہیں ہے, آپ کے سامنے ڈبل بلائنڈ رینڈمائز کنٹرول ٹرائل کے ایویڈنسز موجود ہیں کہ مورٹیلٹی بینیفٹ تو انہوں نے نہیں دیکھا ہے. ہم لوگ نے بھی ایز سچ یہ پیشنٹس خود بہتر ہو رہے ہیں. دیکھیں انڈس نے کوئی 285 پیشنٹس جس میں سے 80% گھر گئے تھے ریمڈیسیویر کے بغیر گھر بھیجے ہیں. یہ ہمارا اپنا ایویڈنس ہے, ٹھیک ہے, ہمارے پاس ریمڈیسیویر نہیں تھی, اب آئیے. تو یہ پیشنٹ اور یہ سیویئر ڈیزیز کے پیشنٹس تھے جو سارے ایڈمٹ ہوئے تھے, یہ سارے 80% ان میں سے گھر گئے خود سے. تو اب یہ ایویڈنس اپنے پاس ہمارے پاس موجود ہے کہ جو ہے دے ور ٹریٹڈ اینڈ دے وینٹ ہوم. تو یہ پش کرنا کہ اس پیشنٹ کو ریمڈیسیویر ملنی چاہیے, دس از لائک یہ ہمارے دماغ کے اندر ہے ابھی فی الحال یہ بات, ٹھیک ہے. اور اسی لیے سالیڈیرٹی ٹرائل کا جو آرم ہے اس کے اندر کوئی کنٹرول آرم پہ بھی جا سکتا ہے اور کوئی ریمڈیسیویر آرم پہ بھی جا سکتا ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے لیکن جو ایویڈنس ایمرجنسی یوز آتھرائزیشن کا آیا ہے ایف ڈی اے کی طرف سے اور آئی ڈی ایس اے کی طرف سے, اس کی بیسس پہ اور پاکستانی گائیڈ لائنس کی بیسس پہ اینی ون ان ماڈریٹ ڈیزیز میننگ چیسٹ ایکس رے پہ انفلٹریٹس ہے اور وہ 10 سے 12 دن کی النس ڈیوریشن آف النس کے اندر ہے, تو وہاں پہ اس کو دے سکتے ہیں آپ کوئی اس میں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر فرض کریں کہ وہ ایکسپینسو بہت ہے, مریض ارینج نہیں کر پا رہا, تو اس کو پریشرائز نہیں کرنا چاہیے کہ آپ ضرور لے کر آئیں. ہاں اس ڈیزیز میں ہم نے ایک بہت انفارچونیٹ ایسپیکٹ یہ بھی دیکھا کہ چونکہ میڈیا میں پہلے آ گئی تھی, جرنلز میں بعد میں گئی تھیں بہت سی ایویڈنسز, تو ہمیں یعنی ہم سب کو میرا خیال ہے ریلیٹیو نے بہت پریس کیا کہ آپ یہ دے دیں اور وہ دے دیں. تو آئی تھنک دیٹ واز اے فیئرلی پرٹیننٹ کامنٹ بائی ڈاکٹر حافظ اعجاز. میں ڈاکٹر سائمہ سعد کی طرف آتا ہوں. ڈاکٹر سائمہ سعد, اینٹی کوگولیشن کے بارے میں کم از کم 2-3 سوالات میں دیکھ رہا ہوں اسکرین پر. ڈاکٹر عبدالرحمان اعظم کہتے ہیں ڈوز آف اینٹی کوگولیشن ان ہائی رسک پیشنٹس لائک اوبیز. اچھا اس میں ایک اور بھی سوالات ملتے جلتے ہیں. There are patients who are negative on CPA but have raised D-dimer. So یہ بھی سوال آیا ہے کہ کیا ڈوز ہونی چاہیے, and what about the use of the oral anticoagulants in so please Dr. Saima. ضرور. سو جو ہائی رسک پیشنٹس, تو یہ تھرومبوپروفیلیکسس کی آپ بات کر رہے ہیں. تھرومبوپروفیلیکسس ان لوگوں میں جو اوبیس ہیں, جن کے ڈی ڈائمرز ٹوائس نارمل ہیں اور ایون ہائر, یا پھر ان کی سگنیفیکنٹ کوموربیڈیٹیز ہیں, دیر بیڈ باؤنڈ. سو ان لوگوں میں آپ تھرومبوپروفیلیکسس کا ہے دینے کا, اینڈ اٹ ویریز 10 to 14 days کا انہوں نے کہا ہے, اینڈ اورل اینٹی کوگولنٹس کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں. ریواروکسابین ہیز بین یوز. میں نے ایکچولی وہ سلائڈس ٹائم کی وجہ سے نہیں ڈسکس کی, بٹ you can use them, but you have to use it judiciously. شروع میں بیکاز ہم اینٹی کوگولیشن کا جب پتہ چلا تھا تو a lot of people were either going towards full dose anticoagulation even in people without any demonstrable clots. تو اس کے اندر we've actually seen side effects. So اب انہوں نے کہا ہے جو مین ٹیک ہوم پوائنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ اگر جنرل میڈیکل فلور والا پیشنٹ ہے اس کو آپ اسٹینڈرڈ اینٹی کوگولیشن کریں گے, آئی سی یو والے پیشنٹ کو آپ ہائی ڈوز اینٹی کوگولیشن کریں گے. Thromboprophylaxis in patients who are, because we now know that COVID does not, it's not a short-term disease. It has, people have the disease sort of like post-COVID bhi chalta hai, to usme 14 days of with direct DOACs ke saath aap
उनको एंटीकोएगुलेट कर सकते हैं. I hope I answered. हाँ, मेरा ख्याल है यही सवालात थे. एक सवाल मैं आपसे और करूंगा. एक्चुअली अगरचे के कुछ और सवालात हैं, लेकिन पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में almost everybody has been religiously following the use of zinc, multivitamins, vitamin D and vitamin C. So आपने स्लाइड्स प्रेजेंट तो की थी, लेकिन उसके प्रोजेक्ट के बगैर अगर आप इस पे थोड़ा सा रोशनी डाल सकते, ये बहुत अहम है, बिकॉज पीपल थिंक दैट विदाउट दीज यू कैन नॉट रिकवर. नो, तो जिंक का जो ट्रायल थी वो ये सारी असल में प्रॉब्लम ये इन विट्रो डेटा पे चल रहे हैं लोग. ये शुरू में ये था कि जिंक की इंट्रासेल्युलर लेवल बढ़ा के आप वायरल रेप्लिकेशन रोक सकते हैं, बट दैट हैज एक्चुअली नॉट बीन प्रूवन. It is not a proven therapy. Vitamin C की यहाँ अमेरिका में भी शुरू में बहुत हाई डोज vitamin C वगैरह दी गई, because again extrapolation of evidence from cold वगैरह के अंदर कोल्ड की ड्यूरेशन ऑफ इलनेस कम करती थी. Vitamin C इन आपने दूसरे कोरोना वायरस के एक्सपीरियंस को इसमें डाला, but it has not been shown to be effective. So vitamin D के ऊपर भी कुछ लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ अफ्रीकन अमेरिकन में या ब्लैक्स में ज्यादा हो रही थी, ये सिवियर डिजीज हो रही थी, और कॉकेशियंस में कम हो रही थी. तो उन्होंने कहा कि भाई विटामिन डी लेवल्स उनमें कम होती हैं अफ्रीकन अमेरिकन में, दैट्स व्हाई विटामिन डी may have a role to play, but none of that really has borne out. तो आप एडिक्वेट लेवल्स हर चीज की, विटामिन डी की भी एडिक्वेट लेवल्स होनी चाहिए, बिकॉज विटामिन डी डज हैव इम्यून मॉड्यूलेटिंग इफेक्ट्स, बट इट्स नॉट अ थेरेपी इन ऑफ इटसेल्फ फॉर कोविड. ठीक है. एक्चुअली थेरेपीज तो हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा यूज़ हुई हैं, और तमाम जड़ी बूटियाँ वगैरह, लेकिन हम लोग उस पर नहीं जाएंगे. मैं एक सवाल बहुत पर्टिनेंट डॉक्टर ताहिर शेख ने किया है. I'll ask Dr. Samreen actually, because she touched remdesivir. Dr. Tahir Sheikh ne kaha ki best time is first 10 days, but many patients are at home. You know, they are not reached the severity to come to hospital. How do you comment on it? First 10 days is the best time, but not the only time. 14 days तक हमने देखा है, बल्कि हमने तो 23 days पे भी दी है. अच्छा, अब इसमें बात यही है कि WHO की जो सॉलिडारिटी ट्रायल है उसमें उन्होंने कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया, इसलिए क्योंकि हमें अभी पता नहीं है. कुछ लोग हैं जिसके अंदर हम परसिस्टेंट इन्फ्लेमेशन और एयर स्पेस शैडोइंग देख रहे हैं ऑन डे 25, डे 30. हमें नहीं पता कि उनके अंदर अंडरलाइंग वायरल एक्टिविटी चल रही है या नहीं चल रही है. सो ये क्लियरली कहना कि कब, व्हाट इज द कट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ रेमडेसिविर इन लिटरेचर, इट्स नॉट वेरी डिफाइंड कि कब करना है. लेकिन क्लासिकली एंटीवायरल एक्टिविटी क्योंकि फर्स्ट 2 वीक्स में ही होती है और आपको कॉस्ट जस्टिफाई करनी है टू द अटेंडेंट्स और ऑल्सो लुकिंग एट द साइड इफेक्ट प्रोफाइल, तो अगर आप ये इन्वेस्टिगेशन ड्रग देना चाह रहे हैं तो इट्स बेस्ट टू बी गिवन इन द फर्स्ट 2 वीक्स, और उसके बाद फिर आप उनको यूजुअल केयर दें. बस सपोर्टिव केयर, हम ये भूल जाते हैं कि सपोर्टिव केयर इज ऑल्सो केयर. ठीक है, इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केयर एक्चुअली, गिविंग ऑक्सीजन, गिविंग हेपरिन एंड ऑल, और वो बहुत सारे हमारे मरीज उस पर भी ठीक हुए हैं. सो अगर नहीं वो उस टाइम फ्रेम पे नहीं आए, आप मत दें. मैं तो यही रिकमेंड करूँगी. ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि यानी पेशेंट्स जब डिटीरियोरेट होते हैं तो हम सब फिजिशियंस में एक मतलब कंप्लेसेंट ग्राउंड कह लें या जो भी कह लें, एक अर्जेंसी होती है कि गिव देम एनीथिंग दैट इज इन द स्टोर फॉर यू, एंड वी फेल टू रिकॉग्नाइज कि मेनी थिंग्स नॉट यूज्ड एट द राइट टाइम में एक्चुअली प्रूव हार्मफुल एज वेल. एक सवाल है जो मैं एक्चुअली आप दोनों से करूँगा. पहले आप चूंकि डॉक्टर समरीन ऑनलाइन हैं, एस्पिरिन के बारे में डॉक्टर फर्रुख अबू हाजिम ने पूछा है, हमारे पैथोलॉजिस्ट हैं कराची में. Is there any role of aspirin in convalescent patient to avoid any possible vascular obstruction? और मैं फिर यही सवाल डॉक्टर साइमा से भी करूँ. डॉक्टर समरीन? मेरे हिसाब से तो कोई, हमें जितना मैंने रिसर्च किया था तो एस्पिरिन का कोई रोल साबित नहीं हुआ था प्रोफिलैक्सिस में भी, कोएगुलोपैथी के और बाद में भी.
اور میں نے کبھی بھی کسی بھی پیشنٹ کو اپنے ایسپرین نہیں پرسکرائب کیا بعد میں. رول ریوراکسابین کا یا اورل اینٹی کویگولنٹس کا بنتا ہے ان پیشنٹس who are discharged who were critical or having severe disease and who had a raised D-dimer or had presumed or actual VTE. تو ان کے اندر جیسے اینٹی کویگولیشن ہوتی ہے ویسے کی جانی چاہیے. جب تک پیشنٹ بیڈ باؤنڈ ہے اس وقت تک جو ہے اس کو آپ 10 ملی گرام ریوراکسابین دے سکتے ہیں. لیکن ایسپرین کا اس میں رول ایز سچ میں نے کوئی ایسے اس کا کوئی ایویڈنس ہارڈ کور نہیں دیکھا ہے کہ ایسپرین دینی چاہیے. ڈاکٹر سائمہ کین کمنٹ فردر. I have never given. So I actually agree with you. Aspirin اور Plavix جو لوگ اپنی اوریجنل انڈیکیشنز جو میں آپ کو اس کا سوسائٹی آف ہیمیٹالوجی کا US کی بتا رہی ہوں, ان کا یہ ہے کہ جو اینٹی کوآگولیشن پہ یا ایسپرین پہ یا پلاوکس پہ فار ادر انڈیکیشنز پہلے تھے ان کو آپ نہیں ٹچ کریں, ان کو ایز از کنٹینیو کریں. یہ جو اورل اینٹی کوآگولیشن ہے وہ اگین جیسے ڈاکٹر سمرین نے کہا کہ آپ جب when you're discharging sick people or patients who are at a higher risk because of their risk factors such as high D-dimers or obesity or whatever, ان کے اندر آپ oral anticoagulation یوز کر رہے ہیں. میں نے ایک کا دو کا اس میں پڑھا ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ایسپرین اینڈ پلاوکس یوز کرنے کے اس میں, لیکن اسٹیبلش ریکمینڈیشنز نہیں ہیں on aspirin and plavix at present. But that's not to say, because ایک چیز جو اب increasingly ہم دیکھ رہے ہیں وہ there is a anticoagulation is turning out to be a very pivotal pathological mechanism in COVID and especially in sequelae. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ COVID جو ہے وہ بیونڈ جو اس کا 8 week پیریڈ ہے سیویئر کووڈ 2 months کے آنورڈز بھی لوگوں کو سمٹمز وغیرہ ہو رہے ہیں. اینڈ سو the question really is کہ is there a role for prolonged anticoagulation, but at present that has not been established. مطلب جو ریکمنڈیشنز ہیں ہیمیٹالوجی سوسائٹی, I mean کچھ لوگوں میں انہوں نے کہا کہ سیویئر ڈیزیز جن کو ہوا تھا آپ اینٹیکواگولیشن جو ہے وہ مہینے تک بھی ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں اس میں, مگر it's not, it's all up in the air. There's no final verdict on aspirin and Plavix in people as of right now by any of the societies. Very much both of you to answer this question. اچھا, normally ہم لوگ 7 بجے تک پروگرام آف کر دیتے ہیں, لیکن I can see enormous interest in the two talks in the actually subject. تو ابھی 1-2 questions ہیں, اگر آپ دونوں لیڈیز صرف 5 منٹ اور اسپیئر کر سکیں تو میں ایک کوشچن اور لے لیتا ہوں. ڈاکٹر رئیف احمد ہمارے کالگ فزیشین ہیں, وہ IVIG کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. تو کین ڈاکٹر سمرین یو آنسر اباؤٹ IVIG ویری بریفلی؟ دیکھیں IVIG جو ہے نا ہم نے یوز کرنا شروع کی تھی اپنے امیونالوجسٹ اور SIUT کے اندر امیونالوجسٹ جو تھے ان کے ریکمنڈیشنز پہ کہ ان کے حساب سے CRS جیسے دوسری ڈیزیزز میں میلیگننسیز میں پریزنٹ کرتا ہے اس کے اندر IVIG کا رول آ رہا تھا. تو جس طرح سے انہوں نے ریکمینڈ کیا تھا ہم IVIG ایک اسٹارٹ ڈوز اور اس کے بعد ٹوسیلوسیمیب دیتے تھے. کچھ پیشنٹس میں ہم نے 5 ڈوزز IVIG بھی دے کے دیکھی ہیں, لیکن اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہمیں ریئلائز ہو رہا تھا, یہ ہمارے آبزرویشن تھی کہ پیشنٹس اس سے بہتر نہیں ہو رہے تھے اس طرح کی چیز سے. اور یہی میں نے اپنا ڈیٹا بھی دکھایا ہے کہ وہ سارے پیشنٹس جن کے اندر ہم نے IVIG کمبائن کی تھی وہ ود ٹوسیلوسیمیب وہ سارے ایکسپائر ہوئے ہیں. اور جو اس کے اوپر ایویڈنس میں لٹریچر میں تھا وہ کیس سیریز وغیرہ کے اوپر تھا, کوئی روبسٹ لٹریچر تھا نہیں ابھی تک کوئی آیا نہیں ہے. تو اسی لیے پاکستانی گائیڈ لائنس ابھی جب ریوائز ہوئی ہیں تو اس میں انہوں نے ٹوسیلوسیمیب تو رکھی ہے فار ٹریٹمنٹ آف سیویئر CRS, بٹ IVIG نہیں رکھی ہے. IVIG کو اگر یوز کرنا ہے it should be in the context of a clinical trial and not just giving IVIG like that. It is a very costly drug اور اس کا proven benefit سامنے نہیں آیا ہے. میں تو اس کو ڈسکریج کروں گی کہ آپ پلیز اس کو یوز نہ کریں. ایک تو ویسے بھی IVIG کے اندر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کس کو ٹارگٹ کر رہی ہے. اگر کوئی چیز کی اسپیسیفک IVIG ہوتی ہے like if you have immunoglobulins against chicken pox, that is a specific immunoglobulin against chicken pox. یہاں پہ آپ جو IVIG دے رہے ہیں وہ it's not a specific
immunoglobulin against the virus. ٹھیک ہے, تو اسی لیے آپ ایک بلائنڈ رینڈم IVIG دے رہے ہیں, اس کا بینیفٹ پروبیبلی ہونا بھی نہیں, تو اس لیے اس کو دینا نہیں چاہیے. اٹس ویری کاسٹلی, ہمیں تو کوئی بینیفٹ نہیں. ٹھیک ہے, میرا رائٹ. میں آپ اچھا ڈاکٹر سائمہ, ڈو یو ہیو اینی تھنگ؟ Yeah, I just wanted to say one thing that I agree with Dr. Samreen 100%. I think جب patients کو پاکستان میں جو میں دیکھ رہی تھی, جو treat کیا جا رہا ہے, جو میں here say again, وہ depending on what you could afford, you were getting treatment based on that, not based on disease severity. تو وہ چیز جو یہ emphasize کر رہی ہیں کہ you have to factor in the cost of the drugs and you have to look at the indication. اور ایک چیز جو آپ نے کہی کہ مائلڈ ٹو ماڈریٹ جو ڈیزیز ہے اس کے اندر you feel the inclination to do something, تو جو سپورٹیو کیئر ہے وہ بہت افیکٹو ان دوز کیسز ہوتی ہے. مینشن نہیں ہوئی, پروننگ از ناٹ تھنگ, لیکن ہم نیو یارک کے اندر جب بہت زیادہ سیویئر ڈیزیز تھا, تو one of the things that really made a difference in terms of intubation and in terms of need for ventilatory support was proning, کہ آپ پیشنٹ کو الٹا کر کے وہ ساری چیزیں. اینڈ سو ہر چیز صرف دوائی کے علاوہ بھی there are other things that we need to look at, and not necessarily expensive medication, as we've seen that there's not enough a lot of these, there's not enough data to really force us to recommend it to our patients. So usko judicious within a clinical trial context use کرنا بھی بہت ضروری ہے for physicians. تھینک یو. آپ دونوں اسپیکرز کا بہت بہت شکریہ. ریئلی تھرلنگ, آئی مسٹ سے, فل آف نالج, فل آف ایویڈینس, ویری ویل پریزنٹیڈ. اور میں آپ سے یہ میری کامنٹس بھی اکیلے کے نہیں ہیں, بلکہ ڈھیروں جو ہمارے پاس کامنٹس آ رہے ہیں فیس بک پر, سب نے آپ کو بہت اپریشیٹ کیا ہے. I again apologize that I not give you more time because the topic was so lengthy that even 3-hour session would not have been enough. تو آج ہم ٹاک کو ختم کرنے سے پہلے میں 2-3 اناؤنسمنٹ کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ بہت سے لوگوں نے کچھ ایسے سوالات کیے جو ہم شروع میں اسپیکرز نے کر چکے تھے, اس کا مطلب ہے انہوں نے لیٹ جوائن کیا. تو یہ فیس بک پہ کرنے کا فائدہ ایک یہ ہوتا ہے کہ یہ اسٹور ہو جاتی ہے. Anybody, anytime later on can just log on to Pakistan Islamic Medical Association PIMA official Facebook page and the presentations will be available. Presentation نہیں, پوری یہ پروگرام اویلیبل ہوگا. اسی طرح پیما کراچی کا ایک علیحدہ پیج فیس بک پیج ہے, اس پہ بھی یہ ڈائریکٹ ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا. تو ایک تو یہ انفارمیشن تھی. دوسری یہ تھی کہ نیکسٹ سنڈے وڈ بی عید الاضحیٰ. So we have decided not to have any program on that, but on August 9th, Sunday, دو weeks کے بعد, we will be having another program on this topic. Dr. حافظ اعجاز نے مجھے اس کے ٹاپکس بتائے ہیں. COVID-19, SARS-CoV-2, all about the virus, diagnosis, the RNA, the antigens, and particularly the antibodies, what we need to know, when to use these tests. So please, سنڈے August 9 کو اپنے ٹائم یہی ہوگا 6 بجے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم. انشاءاللہ ہم 2 ڈفرینٹ اسپیکرس کے ساتھ آئیں گے. تو اگین تھینک یو ویری مچ. عید الاضحیٰ کے بارے میں آئی ایم شیور ہم لوگ سینسیبل ہیں اور دھیان کریں گے, لیکن اپنے سب ساتھ والوں کو بھی بتائیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ کو ابھی مینٹین کریں. ڈونٹ بی ریلیکس آن سیئنگ دا ڈاؤنورڈ گراف. دا تھریٹ از اسٹل ویری مچ دیئر اینڈ وی ڈونٹ وانٹ دا مسٹیکس ڈن ایٹ عید الفطر to be done again. So please take care. ضرور عید الاضحیٰ منائیے, لیکن ڈسٹینسنگ کے ساتھ اور تمام احتیاط کے ساتھ. تو انہی تمام نیک خواہشات کے ساتھ کانگو کا بھی خیال رکھیں. بالکل, کانگو کا بھی خیال رکھیں گے انشاءاللہ. اب تو ڈاکٹر سمرین کی طرف سے بھی ریمائنڈر آ گئی. ڈاکٹر سائمہ اینڈ ڈاکٹر سمرین, تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. Thank you. السلام علیکم. السلام علیکم.